के पास जानवर होने की वजह से वो दूध भी बेचने लगा था। वो पूरे गांव को दूध बेचता था और घर जा जाकर पहुंचाता भी था। तो एक बार बंसीलाल उसे रास्ते में मिल गया और बोला, हमें भी दूध चाहिए, कल से हमारे घर भी आ जाना, हम भी खरीदेंगे तुमसे। तो चंपक बंसीलाल को मना कर देता है और कहता है, तुम तो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो, हमेशा गलतियां करते रहते हो और लोगों को हमेशा परेशान करते रहते हो। तुम्हें कौन देगा? मैं तुम्हें दूध नहीं बेचने वाला। चंपक का इनकार सुनकर बंसीलाल गुस्सा हो जाता है और अपने घर चला जाता है। फिर चंपक भी अपने घर चला जाता है। घर आकर बंसीलाल अपनी बेटी से कहता है, उस चंपक ने मुझे दूध देने से मना कर दिया। तो प्रियंका कहती है, क्या उसकी इतनी हिम्मत, उसने आपको दूध देने से मना कर दिया? पूरे गांव को तो वो देता है, फिर हमसे क्या दिक्कत है? और कौन सा हम फ्री में लेंगे, पैसे भी तो देंगे। तो बंसीलाल कहता है, वही तो बात है, पर वो देना नहीं चाहता है, उसने साफ साफ इनकार कर दिया। उसे पूरे गांव से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमसे है। तो प्रियंका कहती है, आप उसे सबक क्यों नहीं सिखाते? जब से उसके जानवरों ने दूध देना शुरू किया है, उसमें घमंड आ गई है, बहुत भाव खाने लगा है। तो बंसीलाल कहता है, क्या करूं, कैसे सबक सिखाऊं? फिर प्रियंका कहती है, आप उसके जानवरों को मार दीजिए, ना वो जिंदा रहेंगे ना वो दूध देंगे, फिर उसे पता चलेगा हमें मना करने का अंजाम। तो बंसीलाल कहता है, अगर गांव के लोगों को पता चल गया तो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो प्रियंका कहती है, आप छुपके कीजिएगा, जिससे उनको पता ना चले और हमारा काम भी हो जाए। तो बंसीलाल कहता है, ठीक है, मैं कोई उपाय लगाता हूँ। फिर बंसीलाल अपने काम में लग जाता है। वो रोज चंपक के जानवरों के ऊपर नजर रखने लगा था, पर कभी उसको मौका नहीं मिला। जब जब वो जानवरों के पास जाने की कोशिश करता, तब तब कोई न कोई आ ही जाता। उसे एक भी दिन मौका नहीं मिला जिसका फायदा वो उठा सके और जानवरों को नुकसान पहुंचा सके। फिर वो अपना दिमाग चलाता है और चंपक के पास जाकर कहता है कि दद्दू तुम्हें बुला रहे थे। ये सुनकर चंपक वहाँ से निकल जाता है दद्दू से मिलने, और इस मौके का बंसीलाल फायदा उठाता है। वो चंपक के बकरियों के पास जाकर उनको जहरीला पेड़ खिला देता है और वहाँ से निकल जाता है। जब चंपक वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पे बंसीलाल नहीं है और कहता है, पागल है, दद्दू तो मुझे बुला ही नहीं रहे थे, झूठ बोलकर चला गया। फिर चंपक दोबारा अपने काम में लग गया। अगले दिन से उसकी बकरियां बीमार रहने लगी। ये देखकर चंपक परेशान हो गया और कहने लगा, आखिर इसे हो क्या रहा है, ये इतनी कमज़ोर क्यों दिख रही है? खाने को दिया तो कुछ
खा भी नहीं रही है। भेड़ तो खा रही है, भैंस भी खा रही है, फिर ये बकरियां क्यों नहीं खा रही? दिन ब दिन चंपक की बकरियां कमज़ोर होती जा रही थी। बकरियों ने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। उनकी अवस्था बिल्कुल मरने पे आ गई थी। ये देखकर चंपक की हालत खराब हो गई और वो डर के मारे दौड़े दौड़े हकीम के पास गया और बोला, मेरी बकरियां बीमार हो गई हैं, आप कुछ कीजिए वरना वो मर जाएंगे। आप एक बार उनको देख लीजिए। तो हकीम कहता है, मैं ज़रूर देखूँगा, पर अभी मुझे थोड़ा काम है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये सुनकर चंपक वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हकीम का काम ख़त्म हो जाता है और वो अपने घर से निकलने लगता है। तो बंसीलाल उसे निकलते हुए और चंपक के घर जाते हुए देख लेता है। फिर बंसीलाल हकीम को भी मारने की कोशिश करता है। बंसीलाल सोचता है, अगर हकीम चंपक के पास पहुंच गया तो उसकी बकरियों को बचा लेगा और मैं ये चाहता नहीं हूँ, इसे तो रोकना ही पड़ेगा। फिर बंसीलाल एक केले के छिलके को हकीम के रास्ते पर फेंक कर छुप जाता है। चलते चलते हकीम का पैर उस केले के छिलके के ऊपर पड़ जाता है और वो धड़ाम से गिरता है। बदकिस्मती से वहाँ पे एक पत्थर भी होता है जिसके ऊपर हकीम का सर लग जाता है और उसके सर से खून निकलने लग जाता है। ये सब देखकर बंसीलाल डर जाता है और हकीम को वहीं छोड़कर भाग जाता है। बंसीलाल अपने घर पहुंचकर अपनी बेटी को बताता है कि मैंने हकीम के पैर के नीचे केले के छिलके डाल दिए थे, जिससे वो गिर गया और उसका सर पत्थर से टकरा गया, जिसकी वजह से उसका माथा फूट गया और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया। मुझे डर है कि कहीं वो मर ना जाए। मैं तो बस उसे गिराना चाहता था, पर अब तो उसका माथा ही फूट गया। ये सुनकर प्रियंका खुश हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या पता गिरने के बाद भी वो चंपक के घर चला जाता, पर अब वो बहुत घायल हो चुका है, तो अब वो बकरियों के पास नहीं जा पाएगा और उनको बचा नहीं पाएगा। तो बंसीलाल कहता है, हाँ अच्छी खबर तो है, लेकिन किसी को पता चल गया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो प्रियंका कहती है, आप चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, किसी ने आपको देखा थोड़ी होगा। तो बंसीलाल कहता है, हाँ किसी ने मुझे नहीं देखा, मैं छुप गया था। प्रियंका कहती है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भूल जाइए। बहुत देर हो जाने के बाद जब हकीम चंपक के घर नहीं पहुंचता, तो चंपक और परेशान हो जाता है और कहता है, अभी तक हकीम आया क्यों नहीं? इतने देर हो गए, ज़्यादा देर हो गए तो मेरी बकरियां मर जाएंगी। फिर चंपक दोबारा हकीम को बुलाने निकल जाता है। आधे रास्ते में ही पहुंचने के बाद वो देखता है कि हकीम ज़मीन पर गिरा पड़ा है और उसके सर से खून निकल रहा है। ये देखकर
चंपक की हालत खराब हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये क्या हो गया? किसने मारा इसे? आखिर ये कैसे हुआ? बचाओ, कोई इधर आओ, देखो हकीम को हो क्या गया है। चंपक बहुत जोर जोर से शोर मचाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर पूरे गांव के लोग जमा हो गए। ढोलू, छोटू, दद्दू, बब्बन, रज्जू और भी बहुत सारे लोग। वो लोग हकीम की ये हालत देखकर पूछते हैं कि आखिर हकीम की इतनी बुरी हालत की किसने? इसके माथे से तो खून बह रहा है, कहीं इसे कुछ हो तो नहीं जाएगा? इसका जल्दी से इलाज करवाओ। तो बब्बन कहता है, लेकिन गांव में तो एक ही डॉक्टर है और वो भी घायल है, तो फिर इन्हें बचाएगा कौन? तो चंपक कहता है, कोई इन्हें जल्दी से बचाओ वरना मेरी बकरियां मर जाएंगी। वो बहुत बीमार है, अगर हकीम जल्दी से ठीक नहीं हुआ तो मेरी बकरियों को कुछ हो जाएगा। मैं अपनी बकरियों को बचाने के लिए ही हकीम के पास आया था और यहाँ आकर पता चला कि ये तो खुद घायल है, तो मेरी बकरियों को कौन बचाएगा? इधर भी समस्या हो गई है और उधर भी समस्या हो गई है। तो पूरे गांव के लोग कहते हैं, ऐसे में तुम्हारी मदद सिर्फ नागरानी ही कर सकती है, हमें उनके पास चलना चाहिए। फिर पूरे गांव के लोग मिलकर नागरानी के पास जाते हैं। सब वहां पहुंचकर नागरानी को आवाज़ देते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर नागरानी बाहर आती है। फिर पूरे गांव के लोग पूरी समस्या को नागरानी को बता देते हैं। फिर नागरानी कहती है, समस्या तो बहुत बड़ी है, पर मैं अभी तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती, लेकिन कोई है जिसको मैं तुम लोगों के साथ भेज सकती हूँ। फिर वो एक चिराग निकालती है और उसे रगड़ने लगती है। फिर वहाँ से एक जिन निकलता है। वो गांव के लोगों को कहती है, ये जिन तुम्हारी मदद करेगा, तुम लोग जो भी कहोगे ये सब करेगा। फिर जिन पूरे गांव के लोगों के साथ निकल पड़ता है। सबसे पहले वो लोग हकीम के पास जाते हैं और जिन से कहते हैं, ये हकीम घायल है, इसे जल्द से जल्द ठीक कर दो। ये सुनकर जिन बस एक चुटकी बजाता है और उसके चुटकी बजाते ही हकीम ठीक हो जाता है। हकीम की हालत दोबारा पहले की तरह ही हो जाती है। फिर पूरे गांव के लोग बकरियों के पास पहुंचते हैं। फिर चंपक कहता है, मेरी बकरियां बहुत दिन से बीमार हैं, कुछ खा पी नहीं रही, अब तो मरने की हालत में आ गई है। आप जल्दी से इनको ठीक कर दीजिए, कहीं मर ना जाए, मेरा रोजगार इन्हीं से है। ये सुनने के बाद जिन बस एक चुटकी बजाता है और चुटकी बजाते ही चंपक की बकरियां वापस पहले की तरह ही ठीक हो जाती हैं और वो दोबारा खड़ी हो जाती हैं। बकरियों को पहले के जैसे ही स्वस्थ देखकर चंपक बहुत खुश हो जाता है। फिर पूरे गांव के लोग पूछते हैं कि आखिर बकरियों की ऐसी हालत की किसने थी? पहले तो ये ठीक थे, अचानक से इनको क्या हो गया था? तो जिन कहता है, मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ, वो कोई मामूली पत्थर नहीं है। उस पत्थर को जब तुम उछालोगे तो वो अपने आप उछलकर मुजरिम के पास पहुँच जाएगा और बता देगा कि आखिर गलती की किसने थी। तुम ये पत्थर रखो और पता कर लो। इतना बोलकर जिन वहाँ से गायब हो जाता है। फिर चंपक उस पत्थर को उछालता है और वो पत्थर जाकर बंसीलाल के घर गिरता है। ये जानकर
पूरे गांव के लोग बंसीलाल के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। तो बंसीलाल चंपक के सामने हाथ जोड़ने लगता है। मुझे बचा लो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मुझे मार खाने से बचा लो। तो चंपक कहता है, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरे घर का नौकर बनना होगा। तुम्हें रोज मेरे घर की सफाई करनी होगी और तबेले की भी। बंसीलाल कहता है, ठीक है, मैं सब करूँगा। अगले दिन से बंसीलाल रोज चंपक के घर पर झाड़ू लगाता था और तबेले को भी साफ करता था। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.